इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती है। मोस्टली पावर्स वो हम सब प्रेसिडेंट के अंडर में पढ़ चुके थे, बट बाकी की जो भी प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर का जो रिलेशन था हम वो भी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर दी अथॉरिटी विच गवर्न द कंट्री। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्ट करता है। प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। तो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है और ये अपॉइंट कैसे होते हैं, तो इस वीडियो में हम इनके बारे में जितना भी कुछ है वो सब बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 74 कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब ये चीज हम प्रेसिडेंट जब पढ़ रहे थे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस वीडियो में मोस्टली चीजें हम देख चुके हैं, बस थोड़ा बहुत हमें देखना होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें हमें देखनी है, वरना बाकी सब हम प्रेसिडेंट के टाइम पे कवर कर चुके हैं। तो आर्टिकल 74 बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और उनका जो हेड होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। और ये दोनों मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द हेड प्राइम मिनिस्टर दे एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना जो भी एक्ट होता है वो करता है। तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट हमेशा जब भी एक्ट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड। So he is the head of the state, but who is the head of the government? Head of the government is the prime minister with the council of ministers. तो असली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो देश को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की मतलब हेड पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर देश पे चलाते हैं। बट जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सिग्नेचर करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आर्टिकल 74 में यही है। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो मेरे पास एडवाइस आई है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मुझे एडवाइस दी है वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है या फिर मेरा मन नहीं मान रहा उसे करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसे वापस रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, बट सिर्फ एक बार। प्रेसिडेंट बोलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो तुमने ये एडवाइस लिया हो सकता है कि इससे ये सब प्रॉब्लम हो या ये चीज सोशली या फिर लोगों के लिए उनके बेनिफिट में ना हो, तो प्रेसिडेंट एडवाइस कंसिडर रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वो एडवाइस बोलते हैं, रिकंसिडर करते हैं या फिर नहीं करते हो, प्रेसिडेंट के पास वो वापस लाते हैं, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपने सिग्नेचर देने पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट की ही तरह है, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा में हाउस बिल पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में बिल पास हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट के पास आता था। प्रेसिडेंट अगर वापस भेज जाता था और अगर फिर से वो पास होके आता था तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने पड़ते थे। हमने वीटो पावर्स में प्रेसिडेंट की देखा था कि ये प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो होती थी। तो उसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कि वो एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे फिर से भेजते हैं किसी अमेंडमेंट या किसी अमेंडमेंट के बिना, तब प्रेसिडेंट को उस पर अपने सेट देने पड़ेंगे। तो एक चीज तो यही हो गई, द प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस बट ही शैल एक्ट इन अकॉर्ड विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ठीक है, दूसरी चीज एक ये हो गई कि जो वो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को दे देंगे वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगी। अगर वो एडवाइस इलीगल भी है तो प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका फिर अलग प्रोसीजर होगा। अगर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो सब चीजें अलग है। बट प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, वो जो भी एडवाइस थी उसके बेसिस पे किसी के भी ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो द एडवाइस शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट इस मैटर पे कोई भी सुओ मोटो एक्शन या फिर कोई भी अगर पिटीशन फाइल हुई, कोर्ट इसमें नहीं पढ़ सकता, कोर्ट में ये चीज जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या कि एक तो प्रेसिडेंट रिकंसिडर कर ले बोल सकते हैं एडवाइस को, पर अगर वो फिर से आई तो प्रेसिडेंट को असेंट देने पड़ेंगे। और दूसरा कि जो ये एडवाइस होगी वो कोर्ट में इंक्वायर नहीं होगी, चाहे वो इलीगल है किसी भी मैटर पे, कोर्ट उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 75 देखते हैं, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दिस इज अपॉइंटमेंट,
ये मैं एडिट कर दूंगा पीपीटी में। ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो बाकी के मिनिस्टर्स है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होगा ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं ताकि आप समझे। प्राइम मिनिस्टर जो भी पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में जीतेगी, जो जिस पार्टी की भी मेजोरिटी आएगी, उसका हेड, उस पार्टी का हेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा सिर्फ नॉमिनली। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ ओथ दिलाएगा, बट बाकी के जो मिनिस्टर्स है वो कैसे अपॉइंट होंगे? अब प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों के नाम देगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट को उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो असली में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, बट सिग्नेचर प्रेसिडेंट की होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट नॉमिनली करता है, बट असली में प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं आपको वैसे बता चुका हूं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। अब एक नई चीज जो मैंने आपको नहीं बताई पहले, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब मान लीजिए लोकसभा की स्ट्रेंथ है 550। ठीक है, ये स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। अब इसमें से सिर्फ 15% ही लोग प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में जितने भी एमपी है वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उस लोकसभा में बहुत सारे बीजेपी के होंगे, मान लीजिए बहुत सारे कांग्रेस के होंगे, बहुत सारे अलग अलग पार्टी के होंगे, बट अगर 15% से भी ज्यादा बीजेपी के होंगे तो ये नहीं है कि वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाएंगे। सिर्फ 15% पूरे लोकसभा की जो जितनी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 550 होती है मैक्सिमम, बट हो सकता है कि कम एमपी अपॉइंट हो, ठीक है, इलेक्ट हो, तो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, उसके सिर्फ 15% लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। ठीक है, और इस 15% में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होता है। तो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल्स टू 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 91st अमेंडमेंट में ऐड करा गया था। उससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। उससे पहले कितने भी अगर लोग थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते थे, तो काफी प्रॉब्लम्स होती थी। बट 2003 में 91st अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये बोल दिया गया कि 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। 15% में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक नया पॉइंट है जो हमने प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे नहीं पढ़ा था। एक और पॉइंट जो नहीं पढ़ा हमने वो ये है कि कोई भी एमपी जो डिस्क्वालिफाइड है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो मिनिस्टर के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। अब डिफेक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिफेक्शन जो पूरा प्रोविजन दे रखा है वो 10th शेड्यूल में दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल्स होते हैं, बट शेड्यूल्स भी होते हैं, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में जितने भी इंडिया में स्टेट्स है उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे शेड्यूल 7 में मैंने आपको बताया था कि 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जो अलग अलग यूनियन के पावर्स बताता है कि यूनियन इन वाली चीजों पे लॉ बना सकता है, स्टेट इन वाली चीजों पे लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट में दोनों इन सब टॉपिक्स पे लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ शेड्यूल्स है, उसी में एक शेड्यूल है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो डिफेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए दो पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, अब बीजेपी जीत गई पार्टी, ठीक है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है, उनके पार्टी के लोग सबसे ज्यादा एमपी बने तो उनकी मेजोरिटी हुई, लोगों ने उन्हें ज्यादा वोट करा। अब बीजेपी के लोग जो उनके इलेक्ट हो गए थे मेंबर, वो लोग अब अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोकसभा में जो बीजेपी की मेजोरिटी है अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी पार्टी में से वो लोग छोड़ चुके और दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, तो दूसरी पार्टी की मेजोरिटी हो जाएगी। तो इस चीज को डिफेक्शन कहते हैं और ये इलीगल है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो विल ऑफ द पीपल है, जो लोग इलेक्ट करते हैं लोगों, क्योंकि आइडियोलॉजी के हिसाब से इलेक्ट करते हैं लोग, पार्टी के हिसाब से इलेक्ट करते हैं, तो लोगों ने इलेक्ट करा था बीजेपी पार्टी को। बट अब जो एमपी होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस पार्टी को ही छोड़ के उससे गिरा देते हैं, उसकी मेजोरिटी खत्म कर देते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करके उसकी मेजोरिटी बढ़ा देते हैं। तो अब पावर में कांग्रेस आ जाएगी, तो ये तो लोगों की विल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए ये चीज इलीगल है। तो उस 10th शेड्यूल में वो एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है कि ऐसा करना इलीगल होता है, और इसके हिसाब से
कोई भी जो एमपी होता है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, तो एमपी की पोस्ट से भी निकाला जा सकता है। तो कोई भी अगर एमपी डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि उसने डिफेक्शन करा था, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, मान लीजिए वो बीजेपी की ही पार्टी का था, बट उस पर डिफेक्शन के चार्जेस लगे थे कि उसने डिफेक्शन करा था पहले, तो अब वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, वो मिनिस्टर के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये भी 2003 में ऐड करा गया था। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, और ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। इसका मतलब प्रेसिडेंट खुद एक्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। जो चीज नहीं थी हमने जो पढ़ी थी, एक तो ये थी कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस वो एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, बट अगर वो रिकंसिडर होकर फिर से आती है तो प्रेसिडेंट को उसे मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि वो जो एडवाइस होती है वो कोर्ट में इंक्वायर नहीं होती। तो ये दो चीजें हमने नहीं पढ़ी। उसके अलावा हमने क्या क्या देखा, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट हमेशा उसी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो पार्टी की मेजोरिटी होती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर हमने जो नहीं देखा था, जो हमने नया पढ़ा था, वो ये था कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसके सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं, 15% से एक्सीड नहीं कर सकता, और इस 15% में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये 2003 का अमेंडमेंट आया था, 91st अमेंडमेंट, उसमें इंक्लूड करा गया था। और एक और नई चीज हमने देखी कि कोई भी अगर एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, अब मैं आपको बता चुका डिफेक्शन क्या होता है, कि अगर कोई एमपी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी पे आ जाता है तो वो डिफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को डिफेक्शन कहते हैं, वो उस पार्टी की मेजोरिटी को गिरा दे रहा है। इससे पार्टी का भी नुकसान होता है और इससे अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, और इससे एक और प्रॉब्लम होती है, जो लोगों की विल होती है, जो पीपल विल होती है, वो रिप्रेजेंट नहीं होती। तो जो एमपी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होता है वो मिनिस्टर के लिए भी डिस्क्वालीफाई होता है, मतलब वो मिनिस्टर के लिए भी एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस थे। अब कुछ और देखेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एक बार मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये ऑफिस नहीं है, ये प्लेजर है, ये भी एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट उसे निकाल सकता है, और प्रेसिडेंट अपने आप नहीं निकाल सकता, प्रेसिडेंट के पास क्योंकि कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट से बोलेगा तभी प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि पहले प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से बोलेगा कि तुम्हें रिजाइन करना है, अगर वो रिजाइन नहीं कर सकते तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि इस एमपी को निकाल दो, तब प्रेसिडेंट उस एमपी को निकाल सकता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही। बट हम यही बोलेंगे कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, चाहे वो किसी की भी एडवाइस पे करे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, बट असली में अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और उन्हें डिस्क्वालीफाई भी या फिर उन्हें सस्पेंड भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो इसलिए बोलते हैं मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब इसका क्या मतलब है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, बट फिर भी एक आइडिया देता हूं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब पास होता है जब उन्हें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, वो कलेक्टिवली होता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी मैं आगे सही से बताऊंगा, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मिनिस्टर्स की ओथ कौन कराता है, मिनिस्टर की ओथ प्रेसिडेंट ही करवाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब एक नया पॉइंट, अगर कोई मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मतलब अगर ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है। यूजुअली क्या होता है कि जो मिनिस्टर होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री तभी फॉर्म करता है। बट अगर कोई नहीं है तो वो फिर कौन हुआ, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, और उससे मिनिस्टर बना दिया गया, काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर नहीं, स्टेट मिनिस्टर के हम अलग पढ़ेंगे। अगर उससे सेंटर मिनिस्टर बना दिया गया
तो उसे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर राज्यसभा ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं कर पाता ऐसा, तो उसे अपने मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर किसी भी मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। यूजुअली तो यही होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिनिस्टर बनाया जाता है, बट अगर ऐसा नहीं है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आ गया या फिर कोई स्टेट काउंसिल का आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो मिनिस्टर बन सकता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो आ सकता है, बट उससे 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। और अगर वो मेंबर नहीं बन पाता तो उसे अपने मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। ही शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो ये एक नई चीज है जो हमने आज देखी। अब एक आर्टिकल 88 भी है। कोई भी मिनिस्टर हो, उसके पास वो राइट होता है कि वो किसी भी हाउस में बोल सकता है, उनकी प्रोसीडिंग ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए कोई मिनिस्टर है लोकसभा का मेंबर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, तो लोकसभा में तो वो बोलेगा ही, बट वो राज्यसभा में भी बोल सकता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग हुई हाउस की, मैंने आपको बताया था ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, कि अगर लोकसभा ने बिल पास करा तो राज्यसभा ने मना कर दिया, तो प्रेसिडेंट इस टाइम पे एक ज्वाइंट सिटिंग बता देगा और फिर उस बिल के बारे में डिस्कस होगा, फिर से वोटिंग होगी। अगर वो पास हो गया तो वो फिर एक्ट, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। तो इस ज्वाइंट सिटिंग जो ये होती है, इसमें भी वो मिनिस्टर बोल सकता है और उसकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो मिनिस्टर का ये पावर होती है कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में की प्रोसीडिंग में तो पार्ट लेगा ही, वो लोकसभा में तो बोलेगा, बट वो राज्यसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा की मीटिंग्स में भी वो प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकता है। और अगर कोई कमेटी बनी पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज बनती है, जैसे कोई लॉ बनाना होता है तो बहुत सारी कमिटीज बनती है जो उस लॉ को स्क्रूटिनाइज करती है, देखती है कि ये किस चीज के लिए है, तो बहुत सारी कमिटीज होती है। तो अगर उस मिनिस्टर का नाम आया उस कमेटी में तो वो उसका भी मेंबर होता है। हाँ, बट एक चीज है, अगर मान लीजिए मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में वो पार्ट तो ले सकता है, वो बोल भी सकता है, बट वो वोट नहीं कर सकता। वोट वो सिर्फ उसी हाउस में करेगा जिसका वो मेंबर है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में ही वोट करेगा। ऑल्दो वो लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है, बट ही कैन वोट इन दैट हाउस ओनली इन विच ही इज अ मेंबर। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत इजीली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यूजुअली दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। वैसे एम लक्ष्मीकांत में थर्ड टाइप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं बस आपको उसका एक बेसिक दे दूंगा, बट मैंने वो स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। अब इसका मतलब ही समझ में आता है, कलेक्टिव मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अब उसमें एक मिनिस्टर तो होगा नहीं, ये पूरा ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का। तो टोटल जितने भी मिनिस्टर्स है उनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो उनकी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो उसके बारे में हमें देखना है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब यह है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करेंगे या फिर वो एक्ट नहीं करेंगे जिससे उन्हें करना होगा, मतलब मान लीजिए एक तो वो एक्ट कर रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने गलत करा तब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट जो उन्हें करना चाहिए और वो नहीं करते, इसे कहते हैं ओमिशन, है ना, इसे ओमिशन कहते हैं। तो अगर वो कुछ ओमिट करते हैं या फिर वो कमिट करते हैं, जो भी वो करते हैं उनकी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मान लीजिए 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर है, सिर्फ एग्जाम्पल है, वैसे ज्यादा होता है, 15% होता है टोटल स्ट्रेंथ से। तो 10 मिनिस्टर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, किसी एक ने कुछ ऐसा एक्ट करा, ठीक है, जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी एक ने कुछ ऐसा नहीं करा जो उसे करना चाहिए था, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी लोकसभा के लिए। ठीक है, तो लोकसभा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी तो वो सिर्फ एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट करेगी और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिसाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर एक गलत करेगा तो पूरा जो काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल बैठाया जाएगा।
जो समझ में आ गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि अगर किसी एक ने कुछ गलत करा या फिर एक ने कुछ नहीं करा जो उसे करना चाहिए था, तो पूरे काउंसिल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो अगर एक मछली है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, वो वाली चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। तो लोकसभा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी तो वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट करेगी और फिर पूरी काउंसिल को ही रिजाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीलिम्स में इसके ऊपर घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक्स पता चल गई, आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता चल गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर एक मिनिस्टर ने गलत करा तो पूरी काउंसिल को रिजाइन होना पड़ेगा, अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है, तो इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं मैं, दे वर्क एज ए टीम और सिंक और स्विम टुगेदर। वो तैरेंगे भी एक साथ और वो डूबेंगे भी एक साथ, ठीक है। तो दे वर्क एज ए टीम, और ये आपको मैं जैसे बता चुका, when a Lok Sabha passes no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha. तो अगर लोकसभा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। जो लोकसभा में नहीं है उसे भी रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब जो राज्यसभा में है उसे भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो when the Lok Sabha passes no confidence motion against the council, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha. This is a very important point. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, लोकसभा में ही होता है क्योंकि राज्यसभा में तो होता नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। दे हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। तो लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, क्या राज्यसभा के मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है हाँ, उसे भी करना पड़ेगा। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो डिप्यूटी मिनिस्टर हो, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं मिनिस्टर्स, सबको रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई। अब एक और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लीजिए अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स है, जो एमपी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के हो, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है कि ये लोग जो इलेक्टर्स है, जो इंडिविजुअल है, जिन लोगों ने इन्हें इलेक्ट करा है, उनकी विल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे, फिर से एमपी इलेक्ट करे जाएंगे। लोकसभा के मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस करके, इस ग्राउंड पे कि जो हाउस है वो इलेक्टोरेट की या फिर जो इलेक्टर्स है उनके रिप्रेजेंटेशन को फेथफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए लोकसभा डिसॉल्व हो और नए फ्रेश इलेक्शंस हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं, तो ये एक बैलेंस रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और मतलब है कि कोई भी अगर कैबिनेट का डिसीजन आया, अब कैबिनेट क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, बट मान लीजिए कैबिनेट का कोई डिसीजन हुआ, तो जितने भी वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स है, उन्हें उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, चाहे उनकी पर्सनल थिंकिंग कुछ भी हो, चाहे उस डिसीजन से वो मतलब एग्री करते हैं या फिर नहीं करते, बट उन्हें उस डिसीजन को मानना पड़ेगा जो भी कैबिनेट बोलता है। अब कैबिनेट क्या होता है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अगर कैबिनेट का डिसीजन आया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन सबको उस एडवाइस को मानना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अगर कोई मिनिस्टर नहीं मानता, वो उस चीज से सहमत नहीं होता, तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर रिजाइन भी नहीं करता तो फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इस वाले मिनिस्टर को हटा दो, उसे सस्पेंड कर दो या फिर डिस्क्वालीफाई कर दो। तो तभी कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी हमने, कौन कौन सी? एक तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी वो एक्ट करते हैं या फिर जो भी वो ओमिट करते हैं। लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, जितने भी मिनिस्टर्स है उसमें उन सबको रिजाइन पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि तुम लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ठीक है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके करेंगे, तब प्रेसिडेंट उस पर एक्ट करेगा, लोकसभा को डिसॉल्व करेगा। दूसरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई। और तीसरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी कैबिनेट का डिसीजन आएगा, कैबिनेट क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, बट जो भी कैबिनेट का डिसीजन आएगा, हर एक मिनिस्टर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, हर एक मिनिस्टर को उस पे उसे मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता और उसकी डिसएग्री करता है वो, तो उस कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो अभी हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, अब हम देखेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि अब हर एक मिनिस्टर की खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा था कि जितनी भी काउंसिल है, काउंसिल में कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उन सबकी वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर कोई एक गलत काम करेगा तो लोकसभा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी तो सबके अगेंस्ट करेगी, सबको रिजाइन करना पड़ेगा। बट एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर कोई एमपी या कोई मिनिस्टर, मतलब जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उस मिनिस्टर के अकेले के लिए लिया जाएगा, मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए लायबल नहीं होगी। तो ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ एक मिनिस्टर को भी हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, पूरी काउंसिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि सिर्फ एक मिनिस्टर को हटाना है, तो सिर्फ वो एक मिनिस्टर ही हटेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें से बस एक मिनिस्टर हट जाएगा। तो ये उसकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकसभा में ऐसा नहीं होता, लोकसभा में अगर कोई हटाना होता है तो वो पूरी मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो प्रेसिडेंट हमेशा से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही हटा सकता है, ये भी देखा हमने। और ये भी देख चुके कि अगर कोई डिफरेंस होता है ओपिनियन में या कोई डिसैटिस्फैक्शन होती है परफॉर्मेंस में, कि अगर कोई मिनिस्टर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो प्राइम मिनिस्टर उससे बोल सकता है कि वो रिजाइन करे। और अगर वो मिनिस्टर तब भी रिजाइन नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इस मिनिस्टर को हटा दो, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एक्ट पे उस मिनिस्टर को हटा देगा। तो ये थी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमने नहीं पढ़ा हो। तो अब एक और टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस एक पॉइंट आपको जो समझना है वो ये है कि ब्रिटेन में क्या होता है कि किंग जो भी ऑर्डर देता है उसका एक साइन काउंटर साइन करता है मिनिस्टर, ठीक है। मतलब ऑर्डर देगा किंग, बट लायबल कौन होगा, वो होगा मिनिस्टर, ठीक है। अगर किंग के ऊपर केस करा जाए तो किंग नहीं जाएगा, वो मिनिस्टर को कोर्ट में खड़ा करा जाएगा। तो ये इस मैगजीन पे, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये थी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इंडिया में कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मिनिस्टर की। तो अगर प्रेसिडेंट कोई साइन करता है, ठीक है, एडवाइस तो मिनिस्टर करेगा, तो ना तो मिनिस्टर ना उस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस होगा। इनफैक्ट वो एडवाइस कोर्ट में इंक्वायर भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोर्ट बार्ड है कि उस इंक्वायरी पे या फिर उस एडवाइस पे इंक्वायर करे। तो ये थी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक डिफरेंस है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। हमें अब इन तीनों मिनिस्टर्स को एक एक करके देखना है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, जैसे होम हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम हो गई, होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई। इनके जो हेड होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये कैबिनेट के पार्ट है। अब हम देखेंगे कैबिनेट क्या होता है। तो कैबिनेट एक ग्रुप होता है, छोटा सा ग्रुप होता है, इसमें 15 से 20 लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। वैसे इन थ्योरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देश चलाते हैं, बट असली में क्या होता है, जो कैबिनेट में 15 से 20 लोग होते हैं यही पूरा देश चलाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो एडवाइस माननी पड़ती है जो ये कैबिनेट देता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है कैबिनेट का, ठीक है। मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है अराउंड 50-55 लोग, ठीक है, क्योंकि 15% होते हैं। तो मान लीजिए 50-55 लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसमें से सिर्फ 15-20 लोग हो गए कैबिनेट के पार्ट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक कैबिनेट होती है और ये ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। तो जो इस कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जो ये 15 से 20 लोग होते हैं, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं।
ठीक है। तो ये ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, जैसे डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, इनको हेड करते हैं और यही लोग देश चलाते हैं असली में। ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट। ये लोग उसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसीज को डिसाइड करने में। ठीक है, तो इन थ्योरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाता है देश। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स। बट असली में जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर्स है ये कैबिनेट की ही बात मानते हैं। तो सबसे टॉप पे कैबिनेट होता है, कैबिनेट से जो भी डिसीजन आएगा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स को वही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन शॉर्ट उसी चीज को मानना पड़ेगा। तो असली में इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो लोग यही होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये स्टेट के मिनिस्टर्स नहीं होते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स होते हैं, बट इन्हें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोला जाता है। अब इनका या तो रोल इन्हें या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे देगा पूरे मिनिस्ट्री का। मान लीजिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करती थी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ऐसी मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया जाएगा इन्हें, या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर को चार्ज देंगे और उनके अंडर में, ठीक है, उनके अंडर में अटैच्ड होंगे। तो या तो इन्हें पूरी उस मिनिस्ट्री का हेड बना दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका हेड बन गए, या फिर अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर हेड है उसका, उसके नीचे इन्हें अटैच कर दिया जाएगा। मतलब फिर इस केस में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर उन्हें अटैच कर दिया तब भी 2 केस होते हैं, या तो उस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, ठीक है, या फिर उन्हें कोई काम दे दिया जो उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो ये होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और उसकी मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते अनलेस बुलाया जाए। अब मान लीजिए जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट का, या फिर वो डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है किसी, तो अगर उस मिनिस्ट्री को लेकर कोई मीटिंग हो रही है कैबिनेट में तब उसे बुला सकते हैं, बट वैसे वो उस कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करता, ना वो कैबिनेट का मेंबर होता। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो सबसे टॉप पे आता है कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर लास्ट में आता है डिप्यूटी मिनिस्टर। ना तो इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज देते किसी भी मिनिस्ट्री का, ना किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज देते। या तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, और उनके काम तो छोटा मोटा करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, कोई पॉलिटिकल काम हो गया, फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज होती है, तो ये डिप्यूटी मिनिस्टर करते हैं। तो 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे एक पूरा ग्रुप है जिसमें 50 से 55 लोग या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक पूरा ग्रुप है बहुत बड़ा। उसके नीचे आएंगे सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, ये टॉप पे होते हैं, इसमें 15 से 20 लोग होते हैं, ठीक है, और ये कैबिनेट फॉर्म करते हैं और ये ही सारे डिसीजन लेते हैं। फिर कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनकी रैंक थोड़ी नीचे होती है। अब या तो इन्हें पूरी एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दी जाती है या फिर एक मिनिस्ट्री के अंडर कोई डिपार्टमेंट भी दिया जा सकता है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। और फिर लास्ट में आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, ये सबसे छोटे मिनिस्टर्स होते हैं, और ना तो इन्हें कोई मिनिस्ट्री दी जाती है या फिर ना इन्हें कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, ये बस छोटे मोटे काम में हेल्प करते हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, पॉलिटिकल काम हो गया, फिर कोई पार्लियामेंट्री ड्यूटी हो गई। तो ये 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। अब थोड़ा बहुत कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं कि कैबिनेट का रोल क्या होता है। जैसे मैंने बताया, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आते हैं, जितना भी कोई भी डिसीजन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, जितना भी कोई भी डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, वो हमेशा कैबिनेट लेती है, यही देश चलाती है। ठीक है, तो बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका रोल क्या होता है, जो कैबिनेट डिसाइड करेगा उस चीज को एग्जीक्यूट करना, बट जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है वो कैबिनेट करता है। सो इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। यही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसे टॉप पे यही होती है, जितना भी जो भी देश चलाता है वो यही होता है। ये सब मैं आपको बता चुका। इट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस बाइंडिंग ऑन हिम। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस क्या होती है, जो कैबिनेट की एडवाइस होती है। तो कैबिनेट ही जो एडवाइस लेगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है और प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। प्रेसिडेंट के पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। अगर कोई क्राइसिस आती है
तो कैबिनेट ही उस इमरजेंसी से डील करता है। तो जितनी भी इमरजेंसी होती है उसमें कैबिनेट ही डील करता है। जैसे अभी कोविड की इमरजेंसी थी, तो कैबिनेट ही डिसीजन ले रहा था कि कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, कैसे कैसे लॉकडाउन करना है। वो पूरा डिसीजन कैबिनेट का था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे एग्जीक्यूट करती है। जितने भी लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, वो सब कैबिनेट लेती है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, वो सब कैबिनेट डिसाइड करती है। और जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज होती है, फिर फॉरेन अफेयर्स होते हैं, वो भी कैबिनेट ही डिसाइड करती है। तो ये था कैबिनेट का रोल। इन शॉर्ट, दिस इज द टॉप अथॉरिटी विच रन्स द कंट्री। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है किचन कैबिनेट का। ये आजकल नया आ रहा है और हर कंट्री में किचन कैबिनेट पाई गई है। किचन कैबिनेट का मतलब कैबिनेट के भी अंदर एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने देखा था, काफी बड़ा मिनिस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट होता है। ठीक है, ये कैबिनेट 15 से 20 लोगों का होता है जो देश चलाते हैं। अब इस कैबिनेट के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट आजकल आ रहा है, वो है किचन कैबिनेट। इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, सबका एक किचन कैबिनेट था। इस किचन कैबिनेट में जरूरी नहीं है कि कोई एमपी हो या फिर कोई मिनिस्टर हो। इस किचन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के कोई रिलेटिव भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिसपे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हो। तो ये किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें और समझने के लिए कुछ नहीं है। इसे इनर कैबिनेट बोलते हैं और ये आजकल रियल सेंटर ऑफ पावर हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों का प्राइम मिनिस्टर पे काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है, प्राइम मिनिस्टर उनकी बात मानेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर कैबिनेट है, उनका रोल कम हो जाता है। तो असली में फिर किचन कैबिनेट ही पॉलिसी डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट होती है, कुछ की नहीं होती। तो अगर होती है तो उसमें फ्रेंड्स फैमिली भी इंक्लूडेड होते हैं। तो दिस इज ए इनफॉर्मल बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर और 2 से 4 कुछ इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होते हैं, या तो वो दोस्त हो सकते हैं, फिर कोई फैमिली होती है, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर छोटी से छोटी प्रॉब्लम डिस्कस करता है और फिर उनके मतलब उनके ओपिनियन लेके फिर कुछ डिसाइड करता है। तो सबसे पहले किचन कैबिनेट से सब कुछ पक के जाएगा और फिर वहां पे वो कैबिनेट के पास जाएगा और फिर कैबिनेट से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा, अगर किचन कैबिनेट हुई तो। ये प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में असिस्ट करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होते ही है, हो सकता है हो भी या ना भी हो, बट इसमें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी किचन कैबिनेट। और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। हमने क्या क्या देखा, हमने मिनिस्टर्स की टाइप देखी, कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स अपॉइंट कैसे होते हैं हमने वो देखा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है मिनिस्टर्स से रिलेटेड वो देखा। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा कि मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। हमने उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखा और हमने उसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी। और छोटा सा एक टॉपिक हमने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखा था, जो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता बट ब्रिटेन में होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चीफ मिनिस्टर के बारे में बताऊंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सप्लेन करके पार्लियामेंट जल्दी से स्टार्ट करूंगा।